हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। देखिए, हमने अभी तक जो है जीओसी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया है, रेजोनेंस पढ़ लिया है। अब हमारे पास जो अब नेक्स्ट इफेक्ट है वो है हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम हाइपर कंजुगेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। एंड इंट्रोडक्शन के अंदर जब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा होगा, आपको मैं रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन इस तरीके से लेके चलूंगा साथ में कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हाँ, हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और हमें समझ में भी आ रही है। इतना ज़्यादा इंटरलेट कर दूंगा मैं इन चीज़ों को। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशन क्या है हाइपर कंजुगेशन के लिए, जैसे कि हमने रेजोनेंस में पढ़ी थी। उसके बाद हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की जहां पर हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि रेजोनेंस में भी कंडीशन थी और रेजोनेंस में भी कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल थे जहां पर हमें देखने को मिल सकता है, दैट इज कंजुगेशन जहां पर प्रेजेंट होगा। उसी तरीके से हमारे पास हाइपर कंजुगेशन में कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही हैं जो कि हमें हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, वो स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करता है, वो रिएक्टिविटी को कैसे डिसाइड करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कि हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल गिवन है, उसके अंदर हमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। देन हम बात करेंगे टाइप्स की कि हाइपर कंजुगेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमने रेजोनेंस के अंदर पढ़ा था। तो देखिए कितने सारे टॉपिक्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे, जैसे कि टाइप्स। हाइपर कंजुगेशन की टाइप्स मैंने तो नहीं सुनी थी कुछ टाइम पहले तक, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया खुद से तब मुझे पता चला कि हाँ, हाइपर कंजुगेशन की भी टाइप्स होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन के बारे में कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो स्टेबिलिटी डिसाइड करने में हेल्प करता है। एक एप्लीकेशन अल्कीन की रिएक्टिविटी, कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारे पास जो कि हमें हाइपर कंजुगेशन के अंदर पढ़नी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमें स्टार मार्क करना है, दैट इज हाइपर कंजुगेशन वर्सेस मीजोमेरिक वर्सेस इंडक्टिव इफेक्ट। कि मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइपर कंजुगेशन भी है, इंडक्टिव भी है और मीजोमेरिक भी है, उसके अंदर मुझे अगर बताना है कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और इसके अलावा मेरे पास 3-4 डिफरेंट मॉलिक्यूल गिवन है, उनके अंदर मुझे बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी, तो वो किस बेस के ऊपर बताता हूं मैं, वो बताऊंगा मैं इन तीनों के फाइनल जजमेंट के ऊपर। इन तीनों को ही मैं डिटरमाइन करूंगा, इन तीनों को ही मैं कंपेयर करूंगा किस मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। अभी तक मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इंडक्टिव दिखाया था, रेजोनेंस दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ मीजोमेरिक दिखाया था। एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं था जहां पर मैंने आपको रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों साथ में दिखा दिए हो, या फिर एक भी ऐसा एग्जांपल अभी तक हमने नहीं किया है जहां पर मैंने आपको बताया हो ये तीनों इफेक्ट कहां पर साथ में लगेंगे। तो अब की बार हम हाइपर कंजुगेशन करते टाइम उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जहां पर ये तीनों इफेक्ट साथ में लग रहे होंगे और इनका नेट रिजल्ट देख के हमें बताना है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यानी कि एक तरीके से जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, जितने भी जीओसी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, रेजोनेंस पढ़ा है, मीजोमेरिक पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, और अब हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे, ये सारा का जो एक निचोड़ है ना, वो हम उनके क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास इंट्रोडक्शन के साथ कि आखिरकार हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले तो इनके नाम की बात कर लेते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, इतने सारे नाम बताऊंगा कि आपने सुने भी नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना कई बार तो हाइपर कंजुगेशन जो है वो इंडिया में इन्वेंट हुआ था, इंडिया में मतलब इसको फाइंड आउट किया गया था, क्योंकि इंडिया में होते हैं ना कि एक ही बंदे के कई सारे नाम है। लाइक मेरा नाम शिवम है, मुझे शिवी भी बुला देते हैं, ठीक है, और कई सारे घर पे कुछ और नाम है, फ्रेंड्स के बीच में कुछ और नाम है, सारे तो रिवेल नहीं करने होते। उसी तरीके से हाइपर कंजुगेशन के भी बहुत सारे नाम है। इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर नाम है जो सबको पता होता है, दैट इज बेकर-नाथन इफेक्ट। दैट इज बेकर-नाथन इफेक्ट, ये नाम तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो सेकंड नाम है वो है एंटीमेरिक इफेक्ट। ये नाम किसी को नहीं पता होगा, इसको याद कर लो, इसको समझ लो कि हाइपर कंजुगेशन को हम एंटीमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। जब आप कई बार एग्जाम देते हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो एमएससी का हो, वहां पर हमसे पूछा जाता है कि बताओ हमारे पास एंटीमेरिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करो क्या होता है। तो उसका मतलब क्या है, एग्जामिनर पूछना चाह रहा है हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। तीसरा जो नाम है वो है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये नाम सबने सुना होता है, ये नाम सबने सुना होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा नाम मेरे पास क्या है, सिग्मा पाई रेजोनेंस। चौथा नाम मेरे पास क्या है,
सिग्मा पाई रेजोनेंस। अभी यहां पर खेल खत्म नहीं हुआ है, इसके और भी नाम है। एक इसका नाम क्या है, एक इसका नाम है हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस। एक इसका नाम क्या है, हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस। और अगर मैं इसके सिक्स्थ नाम की बात करूं तो इसका सिक्स्थ नाम हमारे पास क्या है, सिग्मा पाई कंजुगेशन। ठीक है, इसका नाम क्या है मेरे पास, सिग्मा पाई कंजुगेशन। तो ये मेरे पास जो है 6 डिफरेंट नाम है हाइपर कंजुगेशन के। जो जनरली बच्चों ने सुने होते हैं वो है बेकर-नाथन इफेक्ट, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और जो मास्टर्स में कर रहे होते हैं उनको पता होता है एंटीमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, बाकी हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस भी कहते हैं, इसे सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। सिग्मा पाई रेजोनेंस कह लेते हैं, इसको मेनली नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, इसको हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। जब हम हाइपर कंजुगेशन क्या होता है वो देखेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनके ये डिफरेंट नाम क्यों हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने रेजोनेंस की बात की थी, रेजोनेंस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, रेजोनेंस की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो देखिए हुआ क्या था, टेंशन ना लो, मैंने बताया था रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन को इस तरीके से साथ लेके चलना है कि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, हुआ क्या था मेरे पास, रेजोनेंस की जब डिस्कवरी कर रहे थे हमने देखा था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ थी वो थी 1.54 एंगस्ट्रॉन। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ मेजर की थी ये थी मेरे पास 1.34 एंगस्ट्रॉन। लेकिन जब मैंने बेंजीन का केस स्टडी किया था, जब मैंने बेंजीन का केस स्टडी किया था तो यहां पर सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी आनी चाहिए थी, 1.54 एंगस्ट्रॉन। जो डबल बॉन्ड है इसकी कितनी आनी चाहिए थी, 1.34 एंगस्ट्रॉन। लेकिन ना तो ये चीज ऑब्जर्व हुई ना ही ये चीज ऑब्जर्व हुई। तब उन्होंने जब इन चीजों को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि यहां पर क्या अवेलेबल होता है, यहां पर जो है कंजुगेशन पॉसिबल होता है। यहां पर पाई बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में होते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल हो जाती है। और कितनी हो जाती है, 1.39 एंगस्ट्रॉन, यानी कि डबल बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड के जो बीच की लेंथ है उतनी हो जाती है। और इसी को हमने क्या नाम दिया था, रेजोनेंस नाम दिया था, कोई डाउट नहीं है। अब की बार क्या हुआ, अब की बार जब हाइपर कंजुगेशन के लिए जब हम स्टडी कैसे डिस्कवर हुआ उसकी बात अगर मैं करूं तो हमें पता है सिग्मा बॉन्ड की जो लेंथ है वो है 1.54, डबल बॉन्ड की जो पाई बॉन्ड की लेंथ है वो है 1.34 एंगस्ट्रॉन। जब मैंने एक मॉलिक्यूल स्टडी किया CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2, ये ठीक है, जब मैंने इस मॉलिक्यूल को स्टडी किया तो मुझे क्या देखने को मिला कि होनी क्या चाहिए थी, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी होनी चाहिए थी 1.54, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बॉन्ड है यहां पर, इसकी कितनी होनी चाहिए थी, 1.34। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसकी बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व करी तो इन दोनों की ही बॉन्ड लेंथ कितनी निकल के आई, 1.39 एंगस्ट्रॉन, यानी कि वही बॉन्ड लेंथ जो बेंजीन के केस में दिखने को मिल रही थी, क्योंकि कंजुगेशन वहां पे प्रेजेंट था। साइंटिस्ट का दिमाग हिल गया, क्यों, अरे यहां पर तो मुझे समझ में आ गया कि रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर कंजुगेशन हो रहा है, पाई जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन तो कैसे डीलोकलाइज हो जाएंगे, यहां पर तो कोई कंजुगेशन नहीं है, यहां पर तो कोई कंजुगेशन ही नहीं है। जब कंजुगेशन ही नहीं है तो जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट कैसे करेंगे, और पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो यहां पर मुझे इन दोनों ही बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इन दोनों ही बॉन्ड की ये बॉन्ड लेंथ कैसे देखने को मिल गई। तब उन्होंने जो है इस चीज को स्टडी किया और चीजें फाइंड आउट की, और यहां पर क्या देखने को मिला, वहां पर उन्होंने देखने को मिला यहां पर जो है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। एक नाम बताया था ना मैंने आपको कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड है मेरे पास वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट कुछ इस तरीके से कर रहा है वो। यहां पर मेरे पास क्या है, CH3, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2, ठीक है, ये मेरे पास है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का, ये यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहां पर जो है टूट रहा है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरे पास जो है CH2 नेगेटिव, इस तरीके से मेरे पास जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब देखो ना, सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड में। और पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड में। यानी कि यहां पर भी क्या देखने को मिला मुझे,
डीलोकलाइजेशन, लेकिन डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन की नहीं थी। अब की बार सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर कर मेरे पास जो है वो रेजोनेंस का पार्ट बन रहा था, और इसी वजह से हाइपर कंजुगेशन को हम और क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और यहां पर इसी रीजन से मेरे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम जो है ऑब्जर्व हुई, रेदर देन 1.54 एंड 1.34 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या था मेरे पास यहां पर, क्या देखने को मिला। अब देखिए हाइपर कंजुगेशन की यूटिलिटी की बात करता हूं मैं। अब मैं बात करता हूं हाइपर कंजुगेशन की यूटिलिटी की। चलो मैंने आपको बता दिया हाइपर कंजुगेशन कैसे हुआ। हाइपर कंजुगेशन पढ़ने में आपका इंटरेस्ट तभी तो क्रिएट होगा ना जब आपको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे पास यहां पर एक बेंजीन की रिंग है, मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, राइट। यहां पर मेरे पास एक सेम बेंजीन की रिंग है और यहां पर मेरे पास टर्शियरी ग्रुप लगा हुआ है, CH3 टर्शियरी। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक टर्शियरी ग्रुप लगा हुआ है। मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ किसके ऊपर जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो जाकर अटैक करना फेवर करेगा, A के ऊपर या B के ऊपर। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मीजोमेरिक। यहां पर मीजोमेरिक तो हो नहीं सकता, मीजोमेरिक के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मीजोमेरिक है नहीं, यानी इंडक्टिव के बेस के ऊपर मैं देखूंगा। तो इंडक्टिव में मुझे पता है जो टर्शियरी ग्रुप होते हैं उनका इंडक्टिव फैक्ट, उनका प्लस आई फैक्ट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी या फिर एज कंपेयर टू मिथाइल। तो यहां पर अगर इंडक्टिव फैक्ट की बात करूं मैं तो इसका इंडक्टिव फैक्ट जो है वो ज्यादा है, इसका इंडक्टिव फैक्ट कम है, यानी कि ये जो ग्रुप है वो इस बेंजीन रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा और ये ग्रुप जो है वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, इस बेंजीन रिंग को। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में ज्यादा है, बी रिंग में ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी रिंग में ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, बी के ऊपर, नॉट ए के ऊपर। ये मेरा एक प्रोस्पेक्टिव था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। लेकिन देखा गया कि इलेक्ट्रोफाइल बी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, किसके ऊपर अटैक कर रहा है, ए के ऊपर अटैक कर रहा है। ये कैसे हो गया, हमें पता है टर्शियरी ग्रुप जो है वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो ज्यादा तो इसी को शो करना चाहिए था, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ज्यादा तो इसी को शो करना चाहिए था, लेकिन शो कर रहा है ये ज्यादा। क्यों, यहां पर मीजोमेरिक हो नहीं सकता, यहां पर रेजोनेंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहां पर मेरे पास इंडक्टिव फैक्ट मैंने कंपेयर कर लिया और जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आया है वो अपोजिट निकल के आया है इंडक्टिव फैक्ट से जो आना चाहिए था। यानी कि यहां पर किसका रोल होगा, यहां पर रोल होगा मेरे पास हाइपर कंजुगेशन का। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन अगर मैं इस मॉलिक्यूल में, इन दोनों मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन को इन्वॉल्व कर दूं ना, तब मेरे पास निकल के आएगा कि हाँ ए के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बी में नहीं है। अब कैसे है, उसके लिए आपको हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए, पता होना चाहिए कि हाइपर कंजुगेशन के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो उस केस में हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि किस मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा, यानी कि कंडीशन क्या है हाइपर कंजुगेशन के लिए। तो दो के साथ में लेके चल रहा हूं, अभी मैंने आपको समझाया था हाइपर कंजुगेशन को विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन में भी मैं कंपेयर करूंगा रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन की। तो मुझे पढ़नी है कंडीशन क्या है हाइपर कंजुगेशन की, और मैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। कंडीशन रेजोनेंस के लिए मैं पढ़ चुका हूं। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या बताई थी, सबसे पहले प्लेनरिटी होनी चाहिए, और दूसरी सारे के सारे जो है वो कंजुगेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। मेरे पास मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वहां पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और इसके लिए मैंने आपको जनरलाइज एक सिंबल बताया था, जनरलाइज एक चीज बताई थी, वो क्या थी मेरे पास, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, या फिर मेरे पास पाई बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। इनमें से इस कार्बन के ऊपर कोई भी चीज प्रेजेंट होगी तो वो मुझे क्या शो कर सकती है, रेजोनेंस शो कर सकती है। ये एकदम जनरलाइज एक स्कीम है जिसको मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मेरे पास रेजोनेंस वहीं पर शो होता है जहां पर मेरे पास दो sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम प्रेजेंट हो, जहां पर मेरे पास क्या हो,
sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी sp2 होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो भी sp2 होगा, फ्री रेडिकल तो भी sp2, ये भी sp2, ये sp, यानी कि मेरे पास क्या होना चाहिए sp2 या फिर sp2sp लिंकेज प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वहां पर रेजोनेंस शो हो सकता है। ये सारी बात हम रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं। अगर मैं हाइपर कंजुगेशन की बात करूं ना, तो हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या मेरे पास कंडीशन है, सबसे पहले एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास एक sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, एक मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट। ये मेरे पास कंडीशन होती है हाइपर कंजुगेशन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम में क्या आता है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या मेरे पास यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, क्या मेरे पास यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पर और क्या आ सकता है मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम के लिए, अल्कीन, एक मेरे पास क्या आ सकता है यहाँ पे, अल्कीन सिस्टम आएगा। अल्कीन भी sp2 होता है, फ्री रेडिकल भी sp2 होता है, पॉजिटिव चार्ज भी sp2 होता है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर नेगेटिव चार्ज, क्या नेगेटिव चार्ज आएगा? मैं कहूंगा नहीं। मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होता है तो उसे हम कार्बन आयन कहते हैं, कोई डाउट नहीं है। नेगेटिव चार्ज है या फिर कार्बन आयन जो है, दो मेरे पास हाइब्रिडेशन शो करता है, sp2 भी शो करता है, sp3 भी शो करता है। sp2 शो करता है तब जब मेरे पास नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस का पार्ट हो। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस का पार्ट होगा, कंजुगेशन का पार्ट होगा ना, तब मेरे पास वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन आयन। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मैंने एज्यूम कर लिया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। तो अब इस कार्बन आयन की अगर मैं बताऊं हाइब्रिडाइजेशन, तो ये कितनी होगी, sp2 होगी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं CH2 नेगेटिव, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर कार्बन आयन की अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करूं तो वो कितनी होगी, sp3 देखने को मिलेगी। तो ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि कार्बन आयन जो है वेरिएबल हाइब्रिडेशन शो करता है, sp2 भी और sp3 भी। तो यहां पर मेरे पास क्या है, कार्बन आयन मैं कंसल्ट नहीं कर सकता हूं, कंसीडर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे पास जो केस बनेगा उसमें कार्बन आयन की जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp3 होगी। आपको समझा दूंगा मैं क्यों, sp2 क्यों नहीं ले रहे, समझा दूंगा मैं क्यों, ठीक है। तो मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, अल्कीन हो सकता है। यानी कि ये मैंने आपको बता दिया कि हाइपर कंजुगेशन कौन कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे। मैंने एक टॉपिक और जो एडिशनल बताना था ना कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं, तो कौन कौन से शो करेंगे, कार्बोकैटायन शो करते हैं, फ्री रेडिकल शो करते हैं और अल्कीन शो करते हैं। इनके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल मेरा हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तीन ही ऐसी स्पीशीज है जो मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज होती हैं। इसके अलावा कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम नहीं होता मेरे पास, और हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज का सिस्टम होना जरूरी है, ठीक है। सबको समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक जनरल नोटेशन की। जैसे कि यहां पर एक जनरल नोटेशन बनाई थी ना मैंने, तो यहां पर अगर मैं हाइपर कंजुगेशन के लिए एक जनरल नोटेशन की बात करूं कि मुझे खत्म करना है हाइपर कंजुगेशन को, कि जितने भी डिफरेंट केसेस हैं वो एक ही नोटेशन से मैं समझ जाऊं, तो वो नोटेशन क्या बनेगी, क्या था मेरे पास, अगर कंडीशन बताऊं तो sp3 कार्बन होना चाहिए और दूसरी क्या थी मेरे पास, sp2 सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। और ये दोनों सिस्टम आपस में क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। ये दोनों सिस्टम आपस में एडजेसेंट होने चाहिए, तभी बात बनेगी। एडजेसेंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ये एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है। क्या है मेरे पास, एक मैंने ले लिया sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम, एक मैंने ले लिया sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम, यहां पर मैंने ले लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मैंने ले लिया, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताया था, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम, उसके साइड में मेरे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम। यहां पर यानी कि ये मेरे पास क्या शो करेगा, शो हाइपर कंजुगेशन, ये शो करेगा मेरे पास हाइपर कंजुगेशन। यहां पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन मेरे पास क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर मेरे पास जो कार्बन आयन है वो क्यों नहीं शो करता। कंडीशन क्या है मेरे पास, एक sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, उसके साइड में मेरे पास एक
sp2 हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए। अगर मैंने कार्बन आयन ले लिया तो ये कार्बन आयन जो है रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3 होगी, sp2 नहीं होगी। और अगर मेरे पास कार्बन आयन जो है वो sp2 हाइब्रिडेशन शो नहीं कर रहा, तो sp2 हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा तो यहाँ पर मेरे पास हाइपर कंजुगेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी और मेरे पास ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। अब आप कह दोगे, अब आप ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, मेरे माइंड में भी एक बार डाउट आ सकता है ये चीज। अब आप कह दोगे सर कार्बन आयन कंडीशन क्या है हाइपर कंजुगेशन के लिए, एक sp2 सिस्टम होना चाहिए, एक sp3 सिस्टम होना चाहिए, एक sp2 एक sp3। आपने कहा कार्बन आयन मेरे पास यहाँ पर क्या है sp3, अगर मैं इसके बगल में, अगर मैं इसके साइड में एक sp2 सिस्टम ला दूं तो कंडीशन फुलफिल हो गई। sp2 सिस्टम हो गया मेरे पास ये अल्कीन और sp3 सिस्टम हो गया मेरे पास कार्बन आयन, है ना। तो यहां नहीं कि अब मेरे पास कार्बन आयन को शो कर देना चाहिए हाइपर कंजुगेशन। अरे बच्चे एक बात सोच, तू कार्बन आयन को मैंने क्या करा, पाई बॉन्ड के साइड में ले आया। अब यहां पर आपको रेजोनेंस नहीं दिख रहा, यहां पर आपको रेजोनेंस नहीं दिख रहा। रेजोनेंस में मैंने क्या एग्जांपल दिया था, सेम यही तो एग्जांपल दिया था मैंने। कहां गया, ये रहा, ये तो रेजोनेंस हो गया ना। पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, पाई जो बॉन्ड है यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ये तो रेजोनेंस हो गया। हाइपर कंजुगेशन कैसे कह रहा हूं मैं इसको, इसीलिए मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो शो नहीं करता हाइपर कंजुगेशन। 3 ही स्पीसीज ऐसी हैं मेरे पास ऑर्गेनिक के अंदर जो हाइपर कंजुगेशन शो करेगी। एक तो क्या, कार्बोकेटाइन, एक फ्री रेडिकल, और तीसरी मेरे पास क्या, अल्कीन। इसके अलावा कोई भी स्पीशीज मेरे पास हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगी। इस तरीके से हम जनरल नोटेशन के थ्रू हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस को साथ के साथ लेके चल रहा हूं मैं, ताकि आपको फर्क पता चले दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं इन दोनों को साथ लेके नहीं चलूंगा ना, तो बिलीव मी इतने सारे इफेक्ट हो जाते हैं, इतनी सारी कंडीशन हो जाती है, इतने सारे इनके टाइप्स हो जाते हैं, इतने सारे डिफरेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, आप पजल हो जाओगे, लिटरली पजल हो जाओगे जब तक 5-6 बार रीडिंग नहीं ले लोगे तो। और मैं चाहता नहीं आप 5-6 बार रीडिंग ले लेके एक ही चीज पढ़ो, एक ही बार में समझ लो ना यार। एक ही साथ में मैं अगर थोड़ा सा मेहनत करके दोनों को साथ लेके चलूं तो क्या, मेरे को तो कुछ नहीं जाएगा, बेशक वीडियो 10 मिनट की एक्स्ट्रा बन जाएगी, लेकिन आपका टाइम बचेगा बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं इन दोनों ही सिस्टम को, इन दोनों ही केसेस को साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं बताऊं कि हाइपर कंजुगेशन कहां कहां शो होता है, हाइपर कंजुगेशन कहां कहां शो होता है। तो मेरे को अभी भी पता चला कि 3 ही ऐसी स्पीशीज हैं जो मुझे हाइपर कंजुगेशन शो करेगी। एक तो क्या, एक तो होता है कार्बोकेटाइन, एक तो मेरे पास है कार्बोकेटाइन, दूसरा मेरे पास है फ्री रेडिकल, दूसरा मेरे पास है फ्री रेडिकल, और तीसरे मेरे पास क्या होते हैं, अल्कीन, ठीक है। अब बात करते हैं इन्हीं के साथ कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि ये आखिरकार अल्फा हाइड्रोजन नाम की बला क्या है। देखिए, जिस भी चीज के ऊपर चार्ज हो जाता है ना, या फिर जिस भी चीज के ऊपर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, उसको हम थोड़ा सा ना वीआईपी वाला ट्रीटमेंट देते हैं। जिस भी चीज के ऊपर चार्ज हो, कोई फंक्शनल ग्रुप हो, अल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, अमाइड, अमीन, कुछ भी हो, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, उसको थोड़ी सी स्पेशल पोजीशन मान लेते हैं, और उससे नेक्स्ट जो हमारे पास जो पोजीशन होती है ना, उस वीआईपी एटम से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं अल्फा पोजीशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कार्बोकेटाइन कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या है, कार्बोकेटाइन है, यहां पर मेरे पास कार्बोकेटाइन क्या है, मेरे पास वीआईपी हो गया। वीआईपी सीट होती है ना, कुछ भी नहीं मतलब इसका, कभी सोच लो वीआईपी से कोई ऑर्गेनिक का इफेक्ट निकल के आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीआईपी मैंने इसको नाम दे दिया कि हाँ कार्बोकेटाइन मेरे पास क्या है, वीआईपी है। क्यों, क्योंकि यार ये दूसरों से अलग है, इसके ऊपर चार्ज है, दूसरों के ऊपर चार्ज नहीं है, तो मैं इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों ना दूं। मेरे पास एप्पल का फोन है, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं होता, लेकिन वो उसको हम थोड़ा सा स्पेशल केयर देते हैं, उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। क्यों, महंगा है यार, और कुछ भी नहीं है, दूसरों से थोड़ा सा अलग है। आईओएस सिस्टम परफेक्ट है, एंड्रॉइड हर किसी के पास होता है, आईओएस सबके पास नहीं होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से आईओएस सिस्टम हो गया, सबके पास नहीं है, चार्ज है, मेरे पास पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ इस एटम के ऊपर चार्ज है, तो थोड़ा सा अलग हो गया। तो इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने वीआईपी कह दिया। और वीआईपी से जो एडजेसेंट एटम होता है ना, उसको मैं कहता हूं अल्फा पोजीशन, उसको मैं क्या कहता हूं, अल्फा पोजीशन। उससे एडजेसेंट जो एटम होगा मान लीजिए, उसको मैं कहता हूं बीटा पोजीशन। उससे एडजेसेंट जो होगा उसको मैं क्या कहता हूं, गामा पोजीशन। ये मेरे पास डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अल्फा पोजीशन के ऊपर जो भी मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा ना, उससे जो अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर मेरे पास अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, उसे मैं कहता हूं अल्फा हाइड्रोजन। बीटा पोजीशन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे मैं क्या कहूंगा, बीटा हाइड्रोजन। गामा पोजीशन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे मैं क्या कहूंगा, गामा हाइड्रोजन, ठीक है।
ठीक है, तो सबको समझ में आ गई मेरे पास हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट क्या है। वीआईपी पोजीशन से जो नेक्स्ट एटम होता है, एडजेसेंट एटम जो होता है, उसको हम कहते हैं अल्फा पोजीशन। इस पोजीशन को मैं क्या कहूंगा, अल्फा पोजीशन। और अल्फा पोजीशन के साथ जो भी साइड एटम जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा, ठीक है, अल्फा हम उसको नाम दे देते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फा। एग्जांपल फ्री रेडिकल है मेरे पास, फ्री रेडिकल का केस लूं मैं, मान लीजिए तो कार्बन फ्री रेडिकल दे दिया, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, इसको मैंने वीआईपी पोजीशन कंसीडर कर लिया क्योंकि फ्री रेडिकल सिर्फ पूरे मॉलिक्यूल के पास में इसी के पास है। तो इससे नेक्स्ट जो होगा मेरे पास उसको अल्फा पोजीशन कहूंगा, और अल्फा पोजीशन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं उसे मैं अल्फा हाइड्रोजन कह दूंगा। ठीक है, अल्कीन की बात करूं तो अल्कीन में भी सेम यही हो जाएगा मेरे पास, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास वीआईपी चीज हो गई। इसी साइड में जो एटम है उसको अल्फा एटम का कह दिया, और अल्फा पोजीशन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको मैंने अल्फा हाइड्रोजन कह दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास है डिफरेंट केसेस जहां पर मेरे पास मैंने आपको समझाया है कि अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, अब एक लास्ट बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। ज्यादा बड़ी बनाऊंगा तो थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, बेशक मैं कितना ही साथ लेके चल लूं चीजों को। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट चीज क्या है इसके अंदर, एक हमने बात की थी रेजोनेंस के अंदर, क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। रेजोनेंस के अंदर हमने बात की थी, रेजोनेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, और वहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के। मैंने आपको स्पेशल पॉइंट में बताई थी ये बात, राइट, कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही कम रिएक्टिविटी हो जाएगी अगर मैं रेजोनेंस को कंसीडर करूंगा तो। अगर मेरे पास हाइपर कंजुगेशन की बात करूं ना, अगर मैं हाइपर कंजुगेशन की बात करूं तो हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। लेकिन 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 जहां पर हमने बात की थी जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ही कम रिएक्टिविटी। यहां पर हम बात करते हैं जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी एंड उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी, यानी कि यहां पर रिएक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के। जबकि रेजोनेंस में क्या था, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीओसी के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, वरना पजल हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमें बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल की वीडियो में हम फर्दर इसको कैरी ऑन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। हेलो एवरीवन, दिस इज